अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ टीम FYI लाइव एंड इन स्टेरियो। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और इस कोरोना के ज़माने के अंदर अपना शदीद तरीन किस्म का ख्याल रख रहे होंगे। तो भाई लोग, जैसा कि हमारी आवाम की आदत है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग नज़र आ जाती है फौरी तौर पे उसके अंदर घुस जाते हैं, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बवासीर हो, और वहाँ के मशहूर करैक्टर्स को वो लाजमी कहते हैं कि काश मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। तो इसी इक्वेशन के ऊपर अमल करते हुए एक अच्छी चीज़ जिसके अंदर हम और हमारी आवाम घुस चुके हैं वो है कॉमिक्स बेस्ड मूवीज़ और सीरीज़ की दुनिया। आजकल वैसे भी लॉकडाउन के ज़माने चल रहे हैं, तो बजाय इसके कि अपनी एक्स से कटवाने के या 5-1 का ज़बरदस्त किस्म का स्कोर करने के फिल्में और ड्रामे देखो मेरे भाई। साथ ही साथ मैं आज आपको उस वक्त की कहानी भी बताऊंगा कि जिस वक्त गुर्बत के हाथों मजबूर होकर आज के ज़माने के सबसे मशहूर और बेहतरीन कॉमिक्स मार्वल ने टोटे टोटे होने से बचने के लिए अपने आप को बेच डाला था। तो चलें जी, शुरुआत करते हैं। बात है 1934 की, जिस वक्त डिटेक्टिव्स कॉमिक्स, जो कि आज DC कॉमिक्स के नाम से मशहूर है, फर्स्ट टाइम एवर मार्केट के अंदर आते हैं और उसका एक कैरेक्टर स्पेसिफिकली बहुत मशहूर हो जाता है जिसका नाम है बैटमैन। बैटमैन के बारे में अगर कोई बंदा नहीं जानता तो Wait a minute. Who are you? लेकिन अगर आपको आम और आसान अल्फाज में समझाऊं तो बैटमैन कॉमिक्स दुनिया का शहंशाह है, जो कि दिन को सारा वक्त हरामपना करता है और रात को देश की सेवा करता है। सोचिए, इसी की देखा देखी मार्वल कॉमिक्स यानी कि MC भी मार्केट में आ गए इन द ईयर 1939। जिस तरह से कि शौरमे वालों की शोहरत और कमाइयाँ वाकई बड़ा शौरमे वालों को कबूल नहीं ना थी, इसी तरह से DC की कमाइयाँ भी मार्वल को कबूल नहीं हो रही थी। बट मार्वल को ये शोहरत फौरी तौर पर नहीं मिली, बल्कि इनको ये शोहरत मिली इन द ईयर 1961 जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किए फैंटास्टिक फोर, स्टैन ली और जैक किर्बी के बनाए हुए बहुत सारे कैरेक्टर्स। सो जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि DC और MC असल में हैं क्या और कैसे मार्वल कॉमिक्स ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपने आप को बेच डाला था। और ऑब्वियसली ये बात मुझे यहाँ पर नहीं कहनी चाहिए और मैं बहुत बहुत बुरा फील कर रहा हूँ ये कहते हुए, बट मैं हूँ क्या करूँ जसना, मैं भी मजबूर हूँ। मुझे कहना पड़ेगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो जी, DC और मार्वल आपस में कंपिटिटर्स हैं और कॉमिक्स की दुनिया के दो बहुत ही बड़े नाम हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि DC ज़्यादा बेहतर कॉमिक्स हैं, जबकि बहुत सारे लोग मार्वल को बेस्ट कॉमिक्स का अवार्ड देना चाहते हैं। लेकिन असल फैसला हमेशा आप लोगों का होगा। सो प्लीज़ डू टेल अस कि आपके नज़दीक मार्वल कॉमिक्स ज़्यादा बेहतर हैं या DC के कॉमिक्स ज़्यादा बेहतर हैं। अब चूंकि हमारे चैनल का नाम है FYI, तो भाई लोगों, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मार्वल और DC ही वाहिद कॉमिक्स नहीं है ज़माने में। इनके अलावा टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, हेलबॉय, आर्ची कॉमिक्स और भी बहुत सारे दूसरे कॉमिक्स अवेलेबल हैं। सो जी, कमिंग बैक टू मार्वल एंड DC, ये दो मुख्तलिफ यूनिवर्सेस हैं, यानी दो कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया या मुख्तलिफ कायनात भी आप इनको बोल सकते हैं, या इसको आसान ज़बान में आप इस तरह समझ लें कि ये दो डिफरेंट दरख्त हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ फल उगते हैं और एक दरख्त का फल दूसरे दरख्त पे और दूसरे दरख्त का फल पहले दरख्त पे नहीं उग सकता। सो जी, एक ट्री का नाम है DC, उसकी ब्रांचेस हैं कॉमिक्स यानी कि DC कॉमिक्स, मूवीज़ जिसको कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स या DCEU भी कहा जाता है, इनकी एनिमेटेड सीरीज़ हैं जिनको कि DC एनिमेटेड यूनिवर्स बोला जाता है, और TV सीरीज़ हैं जो कि DC TV सीरीज़ कहलाती हैं, जो कि आजकल आप CW पे एरोवर्स के नाम से चल भी रही हैं और आप उनको देख सकते हैं। और जी दूसरा ट्री है मार्वल, उसकी ब्रांचेस जो कि ऑलमोस्ट सेम ही हैं DC के, और वो हैं मार्वल के कॉमिक्स, मार्वल की मूवीज़ जिसको कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या MCU बोला जाता है, और मार्वल की एनिमेटेड सीरीज़ और मार्वल की TV सीरीज़ भी है। सो जी, एक रूल जो आपने हमेशा के लिए याद रखना है वो ये है कि एक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स कभी भी दूसरी यूनिवर्स में नहीं जा सकते। फिलहाल ऐसा कॉमिक्स और गेम्स में तो हुआ है और कुछ फैन मेड ट्रेलर्स में भी हमने ये देखा है, लेकिन फिलहाल मूवीज़ TV सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। सो जी, अब समय आता है आपको थोड़ा सा परिचय करवाने का इन दोनों के कैरेक्टर्स का। ये जो इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब के सब हैं DC के कैरेक्टर्स, जिनमें से मशहूर हैं बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन और उन्हीं के सुपर विलन्स यानी कि लेक्स लूथर एंड जोकर। और ये जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मार्वल के कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हॉकआई, हल्क एंड सुपर विलन्स लाइक थैनोस, डोरमामू एंड अल्ट्रॉन। अरे ये क्या? अरे नहीं भाई, गलती नहीं हुई है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। एक्स-मैन भी मार्वल के ही कैरेक्टर्स हैं और स्पाइडरमैन भी मार्वल का कैरेक्टर है, जो कि अब आप लोगों को एवेंजर्स मूवीज़ के अंदर नज़र आ चुका है। और जी बिल्कुल, डेडपूल भी मार्वल का ही एक कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि एंड गेम में जब सारा जहां लड़ने को आ गया था, तो एक्स-मैन, डेडपूल और फैंटास्टिक फोर क्यों नहीं आए थे? तो चलिए जी, अब आपको ये भी बता देते हैं, वरी नॉट। लेकिन जी मीनवाइल आप एक बात याद रखिए कि कभी ये पर्टिकुलर गलती मत कीजिएगा।
आपको हम बताते हैं उस बारे में जिसका आपको शदीद तरीन इंतज़ार है कि किस तरह आज के ज़माने के एक सबसे बड़े कॉमिक्स ने गुर्बत से मजबूर होकर सर्वाइवल के लिए अपना एक एक हिस्सा बेच डाला था। सोचिए, मार्वल कॉमिक्स तबाह बर्बाद और खल्लास होकर बैंकरप्ट हो चुका था और बैंकरप्सी से बचने के लिए अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स इनको बेचने पड़े। जैसे कि स्पाइडरमैन के राइट्स इनको सोनी को बेच दिए गए और डेडपूल, एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर के राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स को बेच दिए गए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब स्पाइडरमैन को सोनी के हवाले किया जा रहा था तो स्टैन द मैन ली को इस बात का बहुत दुख हुआ था। कॉज स्पाइडरमैन उसने स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बनाया था और ये वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स था स्टैन ली का। सो जी यही वजह थी कि मार्वल एंड गेम के अंदर अपने सारे के सारे कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं कर पाया था। यहाँ मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। शुरू में मार्वल ने अपने सारे कैरेक्टर्स सोनी को ऑफर किए थे कि भाईजान सिर्फ और सिर्फ $12 मिलियन के अंदर आप हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स ले लें, लेकिन सोनी ने सिर्फ $4 मिलियन के अंदर स्पाइडरमैन खरीदते हुए कहा था कि भाईजान इन बाकियों को तो कोई जानता भी नहीं है। Well, guess what? Joke is on you, Sony. सो जी मार्वल ने उसके बाद ये किया कि अपने बचे हुए तमाम के तमाम कैरेक्टर्स से उन्होंने बना डाली MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और फिर एवेंजर्स को तो अब सब जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि MCU ने इन मूवीज़ के साथ बेशुमार पैसा कमाया है। टिल डेट Avengers Endgame is one of the most highest grossing movie in the world. और उस सारे के सारे पैसे से MCU की पेरेंट कंपनी यानी कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया है, यानी कि फैंटास्टिक फोर और डेडपूल दोबारा मार्वल कॉमिक्स के पास वापस आ चुके हैं। और अब डिज्नी इज प्लानिंग टू हैव स्पाइडरमैन बैक एज वेल, यानी कि डिज्नी सोनी से उसके राइट्स को खरीदना चाहता है, यानी अनकरीब हम डेडपूल को हल्क के साथ जुगते मारते हुए देख सकेंगे। सो जी अब बात करते हैं थोड़ी सी DCEU की। DCEU या DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो कि बेस्ड है DC कॉमिक्स पे। DCEU के राइट्स इस वक्त वार्नर ब्रोस के पास हैं। अब इसकी जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है। अभी तक DCEU की सिर्फ चंद ही मूवीज़ बनी हैं, जिनमें से कुछ बड़े नाम वो हैं मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन और जस्टिस लीग। अब अगर इस यूनिवर्स की बात की जाए तो अभी तक DCEU की मूवीज़ को वो मशहूरी और वो शोहरत नहीं मिल सकी है जो MCU की मूवीज़ को मिल चुकी है। ऑलराइट फोक्स, तो ये था इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सीरीज अच्छी है और किस कैरेक्टर्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। मीनवाइल व्हाट यू गाइस डू इज टेल अस व्हाट इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन द कमेंट्स बिलो। वैसे मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं बैटमैन, डॉक्टर डूम और मून नाइट। और जी सीन्स फिर से वही हैं कि बीच में मैंने आपको कहा था कि सब्सक्राइब करने को, लेकिन क्योंकि वो नहीं लगता अच्छा, कसम से जहर लगता है, तो आपको फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फाइंड अस ऑन आवर सोशल्स। टिल देन अल्लाह दे हवाले।